बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया पाकिस्तान टेंशन रोज़ बरोज़ एक नई डेवलपमेंट आ रही है, इसलिए हमें कंसिस्टेंटली इस पे प्रोग्राम करना पड़ रहा है। दो तीन इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहले ये कि सिख ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, सिख फॉर जस्टिस, उनके लीडर है ग्रिप तोवंत सिंह साहब। इन्होंने एक एलामिया जारी किया है, वीडियो जारी की है, और उन्होंने कहा है कि जितने भी सिख हैं इंडियन आर्मी के अंदर, वो पाकिस्तान के खिलाफ न लड़ें, बिकॉज पाकिस्तान सिखों का दोस्त है और मोदी हुकूमत आपको वेपन बनाकर इस जंग में झोंकना चाहती है और इससे पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है और सिखों को भी मरवाना चाहती है, जो उनका पुराना ख्वाब है। इसके साथ दूसरी अहम खबर यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं, लेकिन इस एक्सरसाइजेज के दौरान उनका एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया है और लोग सवाल उठा रहे हैं, आपने तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करना था, आप तो खुद गिर कर तैयार तबाह हो रहे हैं। फिर जो राफेल के उनके 2 स्क्वाड्रन हैं वो भी एक्सरसाइजेज में शामिल है और उन्होंने बम्बार्टमेंट की है, फायर की है मिसाइल और बॉम्ब अपने ही लोगों के ऊपर, जिससे बहुत सारे घरों की तबाही का, और अभी कैजुअलिटी की रिपोर्ट नहीं आई है लेकिन काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है। तीसरी खबर ये है कि इंडियन मीडिया ये भी बता रहा है कि जो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक वेपन है उन डियाको गार्शिया के अंदर वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं और ये इंडियन इंटेंशन नज़र आ रही है। और साथ में मज़े की बात यह है कि एक हैंडबिल इंडियन मीडिया पे और मिलिट्री के अंदर तकसीम किया जा रहा है, साइलेंस सेव लाइव्स। ये हालत है इनके बहादुरी की कि अपने ट्रूप्स की मूवमेंट को कभी शेयर न करें अगर आप अपनी ज़िंदगी को रिस्क पर नहीं डालना चाहते, कि उन्हें पता है कि कश्मीरी जो हैं उनके साथ मौजूद नहीं है, किसी को टारगेट हो सकते हैं। एम्बेसडर नाइला चौहान साहब आपका, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये 2-4 नई डेवलपमेंट्स थी, मैंने आपके सामने रखी, तो इससे एम्बेसडर साहिबा से पहले शुरू करते हैं कि मैडम आप कैसे देखती हैं सारी डेवलपमेंट को? तैयारे गिर रहे हैं, अपनों पे बम्बार्टमेंट कर रहे हैं और धमकियां बड़ी बड़ी, और अपने ट्रुप्स को कह रहे हैं कि अपनी नकलो अमल की खबर न दें। और वैसे भी इंडियन आर्मी के अंदर मराठा लड़ने वाली रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है और गोरखा है। गोरखा नागालैंड की वजह से लड़ने को तैयार नहीं है, और सिख जो हैं उनका आपने अभी एलामिया सुन लिया, वीडियो की मैंने खबर आपके सामने रख दी, बाकी रह जाते मराठा। ये फोर्स क्या लड़ेगी अगर लड़ना चाहे भी? आपकी बात दुरुस्त है, पर डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगता कि वो मतलब इन्होंने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान इनकी गीदड़ भक्तियों से डर जाएगा और ये अमेरिका के आगे सच्चे हो जाएंगे कि हम चीन से पाकिस्तान की वजह से नहीं लड़ सकते, हम यहाँ मसरूफ। अब पाकिस्तान तो खड़ा हो गया और आप देखिए कि इनकी इस स्ट्रैटेजी ये बहुत होशियारी कर रहे थे। पहले ये कह रहे थे कि कश्मीर इनका इंटीग्रल पार्ट है, अब सारी दुनिया इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी ही डिस्कस कर रही है और यूएन में भी अगर ये जाएगा तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी ही जाएगा। तो उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। जहां तक उनकी फौज की प्रिपेयरनेस की बात है, इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मीज, लेकिन जब मोटिवेशन वो ना हो, जब आपके पास हक ना हो, जब आपके साथ सच्चाई ना हो, हम अगर खड़े हो रहे हैं तो हम अपने मुल्क के दिफा के लिए कर रहे हैं। अगर वो करेंगे तो वो फसाद के लिए करेंगे, इसलिए उनमें वो जज्बा, वो स्ट्रेंथ, वो चीज हो ही नहीं सकती जो आप एक कलमा पढ़ के अपनी शहादत के लिए बसर चश्म जाते, कुछ सीधे जाते, वो आपकी मोटिवेशन कोई मैच कर ही नहीं सकता। आप देखिए कि पहले भी इनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस रहे और उन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में इन्होंने अपने ही जहाजों को भी मारा। अभी भी वो अपनी ट्रेडिशन कायम कर रहे हैं, तो दे आर वेरी ट्रेडिशनल पीपल, दे कीप देयर ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन ये है कि अपने लोगों को मारें, अपने जहाज़ों को गिराएं, अपने लोगों पे बम्बार्टमेंट करें। और मैडम बड़ा ऑब्सलीट है इनका वेपन, अभी बड़ा ठीक है, हमसे काफ़ी 4 गुना ज़्यादा बड़ी आर्मी है, लेकिन ऑब्सलीट वेपन के साथ है, इसको मॉडर्नाइजेशन में टाइम लगेगा। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, सिर्फ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ऑफ पावर तो नहीं लड़ता, सब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर भी चाहिए, विल भी चाहिए आपको, आपका हक पे होना भी ज़रूरी है, आर्मी के मोराल का भी मसला है, ये सारी चीज़ें। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, आपने एम्बेसडर नाइला चौहान को सुना?
क्या स्ट्रेटेजी नजर आती है भारत की? ये क्या कर रहा है भारत और क्यों कर रहा है ये भारत? अच्छा सर, अभी जो एम्बेसडर नायला चौहान ने, ऑनरेबल एम्बेसडर नायला चौहान ने जो भी फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, पूरा एनालिसिस उन्होंने कर दिया। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक होती है मोटिवेशन, दूसरा हम कहते हैं कि ड्रिवन बाय समथिंग। सो इफ यू आर ड्रिवन बाय समथिंग देन आप ये कह सकते हैं कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी आती है। अच्छा, आप जरा हमारा 30 साल से मुसलसल हमारा निकालें, हम तो यानी 90 से लेकर अब तक जो है वॉर ऑन टेरर में, तो हमारे जवान जो हैं वो तो मुसलसल हम बॉर्डर्स के ऊपर है। हमारे पास कितने जवान, कितने मेजर्स, कितने कैप्टन शहीद हुए, और हमारी तो हम तो मुसलसल जो है वो ऑन टोज हैं। जब हम ऑन टोज हैं तो हमारी प्रैक्टिस कहाँ पर होगी, और उस प्रैक्टिस को आप देखें कि कहाँ मामला बनता है। फिर उसके बाद किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं किसी कोई फोरम नहीं छोड़ रहा इस टाइम पर, मैं अपनी गवर्नमेंट से ये जुमला सुनना चाहता हूँ, और वो जुमला हमारे पास अनफॉर्चुनेट नहीं है, लेकिन हमारी फौज के पास जो लड़ने के लिए, कॉम्बैट के लिए, और हमारी आवाम जो कि उसी जुमले के ऊपर लड़ेगी, सबसे ज्यादा मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। आप समझेंगे और आप हैरान होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। अभी तो रेलेवेंस भी नहीं बनती इमरान खान की, और मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अब ये बात कर रहा हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले भी जब पानियों पर बात हुई थी, और जब यूएन के अंदर बात करने गए थे इमरान खान, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डेमोक्रेसी को आज भी उन्होंने हाथ से नहीं छोड़ा। अच्छा, सारी बातें अलग हो सकती है कि उनकी टीम अच्छी नहीं थी, टीम अच्छी आ नहीं सकी, टीम अच्छे कर नहीं सकी, छोड़ देते उस बात को, लेकिन उनकी डेमोक्रेसी देखें कि वो अंदर बैठ करके भी उन्होंने मुल्क को नहीं तोड़ा। उन्होंने कोई एक जुमला ऐसा नहीं बोला कि हमारे गिलगित का क्या बनेगा। उन्होंने केपीके के बारे में ये नहीं कहा कि मैं केपीके को अलग कर दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर इतनी अजियतें 1 साल से ज्यादा की, बल्कि 1.5 साल की जेल काट करके भी वो मुल्क को मुत्तहिद कर रहे हैं। और आज वो अंदाजा कीजिए कि अगर वो पॉलिटिकली अपने लोगों को कहेंगे, वो क्या कहेंगे। वो उस मोदी के ऊपर सबसे पहली आवाज जो आवाज दी थी वो इमरान खान की थी, और उसने कहा था कि इस्लामोफोबिया इनको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उसने कहा था कि ये मुद्दता है। ये अक्सर आपको कई ख्याल है, बहुत अरसा मैं यूज करता था नाम, लेकिन ये मुद्दता का नाम जो है वो इमरान खान ने, ऑफ कोर्स मुद्दता एक जो है मुनज़्ज़म निज़ाम था, ये मोदी का निज़ाम था, आरएसएस की आइडियोलॉजी थी, लेकिन इस टाइम पर एक वजीर आजम ने अपनी कौम को जब शऊर दिया तो आरएसएस के बारे में सबसे ज्यादा इमरान खान ने इसके ऊपर बात की। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी, और आरएसएस यहां तक नहीं पहुंची, आरएसएस पाकिस्तान मुसलमानों तक पहुंची। आरएसएस की तंजीमें मुसलमानों के कई चीजें चला रही है, और फिर कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है उनको ट्रेंड किया जाता है, और उसी तरीके से ट्रेंड किया जाता है जैसे किसी जमाने में आप सुनते थे कि लश्कर तैयबा को ट्रेंड किया जाता है, और वो किस जगह अफगानिस्तान में ट्रेंड किया जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो वजीर आजम जो है वो ये नहीं है। ऑफ कोर्स वही इमरान खान की आवाज अभी भी गरज रही है, और वो आवाज ये है कि व्हेन न्यूक्लियर आर्म कंट्री फाइट्स टू द एंड, इट विल कॉन्सिक्वेंस फॉर द बियॉन्ड द बॉर्डर। आप चलाओगे तो बात कहीं और चली जाएगी, और ये न्यूक्लियर पे खत्म होगी। ये बात तो जान लेनी चाहिए, तो ऐसा गलत किस्म की हरकत करनी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी बात मैं चाइना पे तब आऊंगा, इसको एक मसले को आप समझ लें कि इसको आप बिजनेस सेंट्रिक ना समझे। आपने ये सवाल करना है कि आपको लग रहा है कि आप लोग कंसाइज करके कह रहे हैं कि मोदी जंग के लिए इसलिए जा रहा है, या सोरिश इसलिए बपा कर रहा है, या एलओसी के ऊपर बात कर रहा है, या फिर उसको जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसके ऊपर थोड़ी एस्केलेशन कर रहा है, ये क्या मामला कर रहा है, या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं वो बढ़ा रहा है। तो शायद ये अपने यानी आने वाले इलेक्शंस की गेम कर रहा है, क्योंकि आपके पार 400 पार, आपकी बार 400 पार, सो आपकी बार 400 पार के अब 200 पार नहीं हो सके इस दफा। अच्छा, ये तो उसकी इंटरनल हालत है। आप लोगों को लग रहा है कि ये पॉलिटिकल सेंट्रिक है, नहीं, ये पॉलिटिकल सेंट्रिक नहीं है। इसको समझने की कोशिश करें कि 3 जहतों के ऊपर मार पड़ी अमेरिका को। नंबर 1, टैरिफ वॉर में बुरी तरीके से हार गया और पसपाई हो गई और बिल्कुल कदमों में गिर गया। एंड देन डोनाल्ड ट्रंप ये बताने के लिए मजबूर हो गया कि मुझे प्रेसिडेंट शी की कॉल आई है, हमारे मामला जल्द ठीक हो जाएंगे। और प्रेसिडेंट शी ने मुकम्मल तौर पे आज 25 अप्रैल 2025 को चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो गुफ्तगू हुई है, यानी उनकी जो पोलिट ब्यूरो है,
और पोलिट ब्यूरो जो है वो एम्बेसडर नायला चौहान बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि वो वहां सर्व भी कर चुकी हैं। उनको आइडिया है कि, आइडिया नहीं बल्कि बड़े अच्छे तरीके से इल्म है सारी बात का, कि 7 मेंबर होते हैं पोलिट ब्यूरो के जो सबसे टॉप टियर है, देन इज द 24, देन इज द 3099। सो ये पोलिट ब्यूरो की मेन जो 2 बड़ी कैडर्स हैं वो 6, यानी सेक्रेटरी जनरल यानी प्रेसिडेंट शी समेत 7 लोग हैं, एंड देन इज द 24। अच्छा, 24 में से आपको याद होगा वो लिजियन चाओ भी थे जो पाकिस्तान के मामला के अंदर आए थे जब ऑडिट चल रहा था CPEC का, और वो देख रहे थे कि पाकिस्तान थोड़ा सा डायरेक्शन खराब कर रहा है। लेकिन उस वक्त मैं अभी भी कह रहा हूं, और अब मैं तीसरी बात जो कि कर रहा हूं, तो यहां पसपाई हुई। अच्छा, टैरिफ के अंदर जंग हारा, दूसरा AI के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनी है नेवेडा यानी डीप सीक बनाने वाली, जिसने पूरी दुनिया में आगे ऑटोमेशन के अंदर एक तरक्की करनी है, वो कंपनी जो है वो चाइना के हक में साथ गई, ना कि अमेरिका के हक में। तो AI के अंदर जो है वो कौन तरक्की करने वाला है मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं। इंडस्ट्री के अंदर, सैटेलाइट के अंदर, कॉम्बैट में और वॉरहेड्स में कोई मुकाबला और कोई सानी चाइना का नहीं है, और ना ही मैन्युफैक्चरिंग बेस में अगले 25 साल का मेरा क्लेम है, 25 साल तक वो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी यानी मैन्युफैक्चरिंग बेस प्लांट। डॉक्टर साहब, इसका लिंक क्या है पाकिस्तान इंडिया के मामले के साथ? अच्छा, अब आप ये इंटरेस्टिंग बात। सो आप जो ये समझ रहे हैं कि जो इसको आपने पॉलिटिकल सेंट्रिक रखा कि भारत जो है वो टिपिकली अपनी आवाम को खुश करने के लिए मुसलमानों के ऊपर मजालिम करेगा या पाकिस्तान को अटैक करेगा और उस बुनियाद पे मोदी वोट लेगा, नहीं, ये नहीं है। जो CPEC की बात की और जो मैंने अब ये की, और CPC का जो इजलास का जिक्र किया जो 25 अप्रैल को हो रहा है, बताना ये चाह रहा हूं कि तीसरी टियर के ऊपर वो अपनी एम्बैरेसमेंट को काम कर रहा है। एक्चुअली वो चाइना, भारत से चाइना को कंपैटिबल करवाना चाहता था और प्रेशराइज करवाना चाहता था। चाइना ने तो मुड़ के भी नहीं देखा, वो इतनी बड़ी ताकत है कि उसने मुड़ के भी नहीं देखा। हम पाकिस्तान सब्जेक्ट नहीं है, ये छोटे छोटे कैलकुलेटेड जो है वो स्ट्राइक्स करके प्रेशराइज करना चाहता है चाइना को, और ये अपनी एम्बैरेसमेंट कम करना चाहता है। ये सऊदीया के थ्रू जो $100 बिलियन मिला है, मुझे बताएं कि मोदी इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा लेता, मोदी को जंग की क्यों पड़ी है? ये लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है मैडम, ये अभी सऊदी की बात की डॉक्टर हसनैन जावेद साहब ने। फैसल बिन फरहान जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, उनकी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, बातचीत हुई है टेलीफोनिक हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब के साथ, और मोदी साहब उस वक्त दौरे पे थे सऊदी अरब के जब ये वाक़या हो गया, और फिर वो दौरा छोड़ के आ गए। और सऊदी अरब का कहा जाता है कि उन्होंने ऑफर की कि हम आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं, यानी बातचीत करवा सकते हैं और मसले को डिफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब इम्पोर्टेंट है, ईरान के भारत के साथ रिश्ते नाते हैं, UAE के नाते हैं। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का क्या किरदार बनता है, और क्या आपको लगता है कि सफारती सतह पे कोई किरदार अदा कर सकते हैं इस टेंशन को डिफ्यूज करने में? हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन अभी हमने मीडिएशन मांगी नहीं। अभी तो हम देखते हैं कि ये हो रहा क्या है, और जो लगता है, क्योंकि मेरी नाकिस राय में इंडिया ने आप पे ये फॉल्स फ्लैग किया, नॉट रियली। वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप खड़े हो जाएंगे और इसको इतनी संजीदगी से लेंगे। उन्होंने सिर्फ अपना आप को अमेरिका के आगे अपीज करने के लिए किया। इससे आगे क्या वाकई वो एक काइनेटिक एक्टिविटी में जाएंगे? आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट इट। वो गिदर भपकी तक, जिससे आपको याद है 2019 में भी आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन हुई थी, और इस तरह की ये एक्टिविटीज करते आए हैं। लेकिन both countries know कि they are nuclear. Both countries know that they have, it's a no-win war. So भारत जसारत कर नहीं सकता, और उसको पता है कि पाकिस्तानी जब एक अज़म कर ले तो उसके आगे कोई खड़ा हो नहीं सकता। सो वो गिदड़ भपकी तक तो चलेंगे, बट उसको टेंजिबल करने में उन्हें 100 दफा सोचना होगा। तो उस वक्त आप सलासी, अब अभी से सलासी का मतलब है कि आप कमजोर हैं और आप डरे हुए। अभी आपको सलासी आपने मेरा नहीं ख्याल सोचा है या मांगी है। नहीं, हमने नहीं मांगी, लेकिन आप आए हैं, ईरान से भी आई है, सऊदी अरेबिया से भी आई है,
ये उनकी मोहब्बत है। लेकिन अभी तो हम स्ट्रेटेजिक, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर डिक्लेरेशन किया, आपने उन पर डिक्लेरेशन कर और अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन देखी, लेकिन नाइदर ऑफ द डिक्लेरेशन really call for a war. Neither countries want a war. पाकिस्तान ने ये जरूर कहा है कि अगर पानी बंद करोगे then it's a call for war. और हिंदुस्तान जो है उसने ये नहीं कहा कि वो एब्रोगेट कर रहे हैं ट्रीटी को, टर्मिनेट कर रहे हैं। ट्रीटी को टर्मिनेट कर ही नहीं सकते क्योंकि ट्रीटी में टर्मिनेशन क्लॉज ही नहीं है। वो सिर्फ उसे सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उसके जो भी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म थे, जो वैसे भी काफी अरसे से जो है वो फंक्शनल नहीं थे, वो उनको इन अबेंस कर रहे। एब्रोगेशन और अबेंस में फर्क है, सस्पेंशन और टर्मिनेशन में फर्क है। तो हमें ओवर रिएक्टिव होने की अभी जरूरत नहीं है। लेट्स कॉशियसली वेट एंड वॉच। उसके बाद मेरे ख्याल में हमें ऐसी कोई एक्शन लेना चाहिए। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, जो बाहर लोग बैठे हैं साउथ एशिया को छोड़ के, बिकॉज साउथ एशिया दे अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ दिस रीजन एंड स्पेशली द रोल ऑफ इंडिया एज अ बिग कंट्री इन द रीजन। बाकी जो बाहर लोग बैठे हैं वो ये सोचते नहीं होंगे कि यार ऐसा खिता है जिसमें इतनी बड़ी आबादी है, ऐसा खिता है जहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं, ऐसा खिता जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसा खिता जहाँ पे नाखवानदगी, ऐसा खिता जहाँ पे आलूदगी के मसाइल हैं, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बड़े बुरे असरात नज़र आते हैं। बजाय ये कि ये अपने रिसोर्सेज को डेवलपमेंट पे लगाएं, और ये दोनों जो हैं वो लड़ने के ऊपर लगे हुए हैं और वो ज़्यादा भारत की तरफ देखते होंगे, बिकॉज भारत के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ बिग नेशन। और उसके साथ साथ वो तो ख्वाब भी देख रहा है मेजर पावर का एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है। इस तरह का बिहेवियर नहीं होता कि झूठ पर मबनी बार बार आप 13 दफ़ा कहानी बनाए ना, एक दफ़ा चल सकती है, 2 दफ़ा चल सकती है, लेकिन तीसरी बार तो वो नहीं चलेगी। ये तो 13 बार है, जैसे कहानी बनती है लोग समझ जाते हैं और फिर जो FIR उन्होंने दाखिल की है, ऐसी कोई बेवकूफ़ाना हरकत की उस FIR के अंदर भी, वो भी आपके सामने है। तो ये जो सारी डेवलपमेंट है, बाहर के लोग इसे कैसे देखते होंगे, क्या डिपिक्ट करेंगे, यार ये क्या रीजन है, गलती से दोनों के पास न्यूक्लियर बम आ गए और वो जो है इंडिया जो है वो बार बार शरारत करने पे तुला हुआ है। जी देखिए, बाहर के लोग कोई मरीख के लोग तो नहीं है। जी मैडम, जी मैडम। बाहर के लोग से क्या मतलब है आपका? दुनिया का कौन सा खिता है जहाँ पे कि इस वक्त मसाइल नहीं है? अगर तो मरीज की मखलूक की बात कर रहे हो तो वो देख रहे होंगे दुनिया की, भारत के लोगों की बात नहीं कर रहा, उनकी हुकूमत की बात कर रहा हूं। आप दुनिया की बात कर रहे हैं। सॉरी, मैं भारत के लोगों की नहीं, उसमें तो काफी सैन वॉइसेस हैं। मैं मोदी रिजीम की बात करने लगा था, वो क्यों इतना पागलपन? बेशक, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि बाहर के लोग कौन है? मरीज के लोग तो नहीं है ना, किसी दुनिया के लोग हैं। और दुनिया का कोई खिता बता दे जहाँ इस वक्त मसाइल नहीं। एवरीबडी अंडरस्टैंड। भारत, आपने दुरुस्त फरमाया, हमसे 5 गुना बड़ा है। ये बात हम पाकिस्तानी भूल जाते हैं कि वो हमसे 5 गुना बड़ा है। 5 गुना बड़ा होने की वजह से उन पे 5 गुना ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। yes. लेकिन वो अपने आप को उस लेवल पे सोचते हैं, उनकी सोच छोटी है। कहने को वो सुपर पावर बनना चाह रहे हैं और सोच उनकी जो है वो इतनी है कि अपने 5 गुना छोटे से वो मुंह लग के बड़ा बनने की कोशिश में है। मतलब इस तरह के फॉल्स फ्लैग करने का क्या मतलब है? उनकी ज़हनियत और बहुत सी दुनिया ने, आई हैव बीन अ डिप्लोमैट, आई हैव बीन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस many a time, diplomats from different parts of the world have brought it home to the Indian diplomat कि अगर आप अपने खित्ते में एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नहीं करेंगे, आप कभी भी अपने आप को बड़ी पावर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप छोटे मसलों में फंसे रहे हैं। बड़े सुपर पावर होने के लिए आपको एक बड़ी पिक्चर का ख्याल होना चाहिए। You have to have a broader vision of the world. यहाँ पे आप देखें
नेपाल जैसे छोटे मुल्क की अपर रिपेरियन स्टेट है, उसके भी पानी की अजियत की भी है। बांग्लादेश के लिए अजियत की भी है, पाकिस्तान के लिए अजियत की भी है, चीन के साथ अजियत की भी है। जिधर जिधर उनके हैं वो इस किस्म की हरकतें करके अपने जो सुपर पावर अजाइम है उसके ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर इनमें जरा भी मैच्योरिटी हो तो ये सोचें कि हमें सुपर पावर बनने के लिए अपने आप को स्टेटस पे लाना है कि हमें वो अपने खित्ते के लोग ही इज्जत दें। देखिए, अगर आप घर के सरदार हैं तो आप चाहते हैं कि सारे आपके बेगम बच्चे आपको वो इज्जत दें। अगर आप सबसे ज्यादा खुद बच्चा बन जाएंगे तो सबसे जूते खाएंगे, फिर आप बड़े कहाँ रहेंगे, आपकी खराब हो जाएगी। अब ये आपके मुंह लगना चाह रहे हैं 5 गुना छोटे मुल्क से और मार भी खा रहे हैं, तो कहाँ रही आपकी सुपर पावरी की ख्वाब। तो ये खुद अपने जो है ना जो अजाइम है उनके ऊपर वो खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। इनको किसी और की जो है मदद की जरूरत नहीं है इस काम में। ये आपने तो डॉक्टर हसनैन जावेद को लाइन दे दी है और डॉक्टर साहब इस पे बड़े मुस्कुरा भी रहे हैं और डॉक्टर साहब तो फिर इस पे खेलते हैं और भरपूर खेलते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट पे छक्का लगाते हैं, कवर पे लगाते हैं, लेग पे लगाते हैं, चारों तरफ छक्के लगाते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी पूरी दुनिया में घूमते हैं, इनफैक्ट आप चाइना में भी, और आपको मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते देखा, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स आप करते रहे हैं वेस्ट के अंदर भी। क्या इमेज है उनका भारत के बारे में, और जब वो इस तरह की हरकतें देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये क्या मुल्क है ये? अच्छा, एक बात तो मैं मैडम के हवाले से कर दूं कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि देखें उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना शानदार है। अच्छा, बाकी लोगों का भी नहीं होता, एक सिर्फ मेरा है, और मेरे से भी आगे मैडम ऊपर चली गई हैं और एम्बेसडर नायला चौहान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए मेरे। सो इस वक्त तक जो है वो आई रियली आपका रिकॉर्ड में नहीं तोड़ सकती। यू रिस्पेक्ट, यू आर मच बेटर। अच्छा, नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। वैसे हम ये वो शर्मा साहब को भेज देंगे ये वीडियो भी। अच्छा, वो मैडम के होते हुए अगर वो होता तो वो बच जाता, तो मैं मैडम के सामने इस तरह नहीं करता, तो वो सिर्फ इनके अदब में मैं रुक जाता हूँ। सो मुझे मेरी अपनी ब्रेकें भी अच्छी हैं तो मैं ब्रेकें भी लगा लेता हूँ। अच्छा, वेल, अब सर एक चीज समझाना चाहता हूँ मैं। मैडम ने सारी बात कर दी, नेपाल, बंगला और ये सारी पानियों के ऊपर बात, ये बड़ी छोटी हरकत है और ये मैडम बता चुकी कि इतने बड़े मुल्क के इतने छोटे महाभारत, और उसके बाद जो ये जो क्या नाम है, इसको आपने ओवर रेट किया जयशंकर को। अब एक तो जयशंकर से मैं जब पूछता हूं कि भाई कि आप वेस्ट में जाते होगे, गोरों के साथ रहते होगे, ब्रिटेन भी गए हो, वहां की एलिगेंस भी देखी होगी, वहां पे स्काई ब्लू शर्ट्स होती हैं और मैक्सिमम जो है वो आप बड़े नाइस से कपड़े पहनते हैं। शॉकिंग पिंक और ऑरेंज कलर की जो खट्टी किस्म की शर्टें होती हैं, ये वैसे भी जो है वो फॉरेन ऑफिस जो है वो समझाता है कि नहीं इस तरह के कपड़े पहनते, ये इतने शदीद किस्म के खट्टे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे आपकी ज़हन की अक्कासी होती है। और फिर जो पुरानी रजाइयाँ जो आपके गांव वगैरह में जो है वो कहते थे कि आज बड़े बड़े मेहमान आए तो इस तरह करो, कि शाह जी आए तो इस तरह करो कि वड्डी तुलाई वाली रजाइयाँ लाओ। सो रजाई जो होती थी उसमें बड़ी चमकी चमकी होती थी, उस चमकी रजाइयों की वो जब टाई पहनते तो उससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि अंबानी के कपड़े और जयशंकर की टाई और फिर उनकी फॉरेन रिलेशनिंग और फॉरेन आइडियाज। अच्छा, आप अंदाजा कर लें जब इनकी जहनी सोच इसी तरह की होगी और जब हर तकरीब के ऊपर ये पाकिस्तान बैशिंग करते हैं तो इसके बेस के ऊपर ये चलेंगे तो क्या होगा। अब दूसरे पॉइंट को आप पकड़ें कि मैंने आपको कहा कि $100 बिलियन किस चीज का लेकर आए। अच्छा, एक वक्त मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर लेकर जाता हूं और इसके बाद मैडम जो ऑनरेबल एम्बेसडर नायला चौहान है वो इसको आपको ज्यादा डिटेल में बता सकेंगे। भारत जिस अमेरिका से अस्करी, तिजारती, टेक्नोलॉजिकल मुआहदे कर रहा है, वही अमेरिका माजी में CIA के जरिए अफगानिस्तान में जहाद को फरोग देता रहा। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, आपको पूरा हक है कि आपने क्या किया। मुझे आज तक बड़ी जोर की खार है उसके ऊपर, यानी जो उसने लिखी ओबामा ने अपनी किताब में 26वें चैप्टर में जब CIA के बारे में लिखा था तो हमारी ISI ने जवाब नहीं दिया और हमें कहा कि एबटाबाद के अंदर मिला
और भाई आप बताएं तो सही, जो आज मैं अभी बताने लगा हूं कि मैं जिस इलाके का बताने लगा हूं कि वो इलाका तो ऑलरेडी मेरा है। जब पिपलियां वाले मोहल्ले के अंदर जो है वो आपने झंग में आपने नाम नहीं सुना होगा, मैं भी वैसे कभी नहीं गया, बचपन में जाते थे, लेकिन वहां से देखा था, उसकी एक मस्जिद है, वहां पर सिपाही साहबा, और सिपाही साहबा के अंदर वहां पे आजम तारिक होता था, उसके ऊपर अटैक होता था, तो ही वाज सो ट्रेंड, और लश्कर तैयबा से वो ट्रेंड हुआ था, और वो वहां से निकल जाता था, यानी जब भी उसका ब्लास्ट होता था उसकी गाड़ी डबल कैबन्स के साथ चलते थे, और उनकी पूरी मस्जिद की जो नीचे बेसमेंट होती थी वो आर्सनल और एमुनेशन से भरे हुए होते थे। ये वो दौर है जिस वक्त मुशर्रफ साहब ने इनको बैन कर दिया, और उसके बाद आपने देखा कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एरेना से ये फारिग हो चुके। अब मुझे आप कोई भी जिहादी मौलाना फजल रहमान के अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि आप जो है वो मेन स्ट्रीम जो खतरनाक, यानी लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी, सिपाही साहबा, ये सारे के सारे, या उनका जो बेटा आजम तारिक के बाद जो उससे बड़ा वाला जंगवी था, उसका बेटा है अमीर माविया, वो भी इलेक्शन हारा है इस दफा। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि कोई भी इनमें से एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकता हो, या पाकिस्तान उसको अप्रोच करता हो, या पाकिस्तान उनकी एक्सट्रीमिस्ट सोच लेता हो? नहीं। अच्छा, अब मैं भारत को समझाना चाहता हूं कि जो आज अमेरिका ने वो काम जो पाकिस्तान अब उनके लिए नहीं कर रहा था, वो काम 5 गुना बड़े भारत से ले लिया, हमसे 5 गुना बड़े भारत से, ताकि चाइना को स्नैप कर सके। और चाइना सुपर पावर नहीं बनना चाहता, वो अपनी जो करेंसी को यानी ओवर एवेल्युएट नहीं करना चाहता, वो 47-48 ऑफ द पाकिस्तान ही रहना चाहता है। और ऑलरेडी ये डिस्कशन हो चुकी है कि ब्रिटेन जो है वो पाउंड स्टर्लिंग जो है वो रिजर्व करेंसी के तौर पे आएगा, और चाइना ने उसके अगेंस्ट में बहुत सारा सोना जो है वो रिजर्व कर लिया है। चुनाचे रिजर्व करेंसी के बारे में आप फिक्र ना करें, और चाइना को सुपर पावर नहीं बनना, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग बेस में बहुत आगे जाना है। अच्छा, अब मैं इनको समझाना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जो है उसने भी देख लिया, जयशंकर ने भी देख लिया, अजीत डोभाल ने भी देख लिया कि मैन्युफैक्चरिंग में तो आगे जा नहीं सकता है, ना एआई टेक्नोलॉजी में जा सकता है, ना रोबोस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर उसका कोई कंपटीशन चाइना से बन सकता है। चुनाचे उस $100 बिलियन देकर अब वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है जो उस टाइम पर जो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर ने, वहां के अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, और इस तरीके से शाह फैसल ने मिलकर ज़ियाउल हक को बुलाकर कहा था कि हम जो है वो रशिया के ऊपर वॉर प्लेस करना चाहते हैं। ये वो वक्त है जब ये बुलाकर कहा था। अब ये वही वक्त है जब दोबारा बुलाकर सऊदीया ही अगेन, वहां शाह फैसल ने पहले प्ले किया, अब दोबारा ये प्ले हुआ कि $100 बिलियन इसको दे दिए जाए, और ये वो काम करेगा जो सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने किया। अब वही किरदार ये अदा करेगा ये क्या नाम है इसका, मोदी। मोदी, अब इसके बाद से आप ये समझ लें कि मेरा भारत महान तो खत्म हो गया, और वो जयशंकर की 5 किताबें जो हैं उसके ऊपर मेरे ख्याल में जलाना नहीं चाहिए, बुरी बात है, समोसे रख के खाने चाहिए। अच्छा, अब जो लश्कर तैयबा और अलकायदा और दीगर ग्रोह इसी दौर में अमेरिकी हमायत से परवान चढ़े। एम आई राइट? ये जो जब भी ये जितने भी ये आउटफिट्स बनते रहे, अब भी मैं आपको साथ साथ ये भी बताता रहूं कि तालिबान, अलकायदा के बाद जो इस टाइम पर जो दाइश है और आईएसआईएस एक नाम है, और ये अलकायदा इकट्ठे शुरू हुए थे, ये 2 दोस्त थे, और उसके बाद उन्होंने दुकानें अलग अलग कर ली। अब दुकानें जब अलग अलग कर ली, मैं आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए, तो दाइश आईएसआईएस एक है, और ये अलकायदा आज के जो है तालिबान समझदार हो गए, अफगानिस्तान को सेटल कर रहे हैं। वो वाकई ही जो है वो समझदार ऐसे हुए कि उन्होंने बगराम एयरबेस अब तक नहीं दिया अमेरिका को, और इसी तरीके से वहां के चाइना के फुटप्रिंट्स बहुत शानदार हैं। 200 बैरल तेल से 1000 बैरल तेल, और 1000 बैरल तेल से मुझे रीसेंट पता चला है कि 1500 बैरल तेल जो है ना वो रोज निकाल रहे हैं। वहां पे एस्केलेटर्स आ रहे हैं, बाकी काम चल रहे हैं, वहां पर ऑप्टिक फाइबर लाइंस चल रही हैं, और वहां पर तालिबान में तरक्की हो रही है। खैर, बहरहाल वो जो उनका वहां का अफगानिस्तान है, इसीलिए कहता था आप उधर बात में करें। अच्छा, जब सारा चिड़ियां चुग जाती हैं खेत, तो हमारा जो है वो इसहाक डार साहब तशरीफ लेते हैं। ही हैज नथिंग टू डू विद द फॉरेन ऑफिस। बाय द वे, फॉरेन ऑफिस के अंदर अभी जो बैठी हैं, जो सेक्रेटरी फॉरेन है, उन्होंने जब बांग्लादेश में गई और उन्होंने $4.2 बिलियन की बात की, और उसके बाद में माफी की बात की। उन्होंने इतने अच्छे डिप्लोमेटिक तरीके से उनकी ग्रीवेंसेस सुने, और ये है हमारा फॉरेन ऑफिस। आई रियली अप्रिशिएट दिस यानी एक्ट ऑफ द डिप्लोमेसी। लेकिन इसहाक डार साका
ते साकत खजाना साकत खारजा, और मतलब गलत हो गया ना, मतलब आपने एक रजीम ही गलत लेकर आ गए, वो क्या करें। अच्छा, और वो लाए भी कौन, मैं उसका भी इल्जाम मैं हमेशा कहता हूं, आज का टाइम नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ इज द नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। एनीवेज, अब अगर मैं आपको बताऊं, आखिरी कुछ लम्हात है तो मैं चाह रहा था कि तो आखिरी लाइन में मैं खत्म करने लगा हूं। तमाम जहादी तंजीमें जो कुछ ये शुरू करवाने लगे थे, जो काम ये जो उस जमान में जो ये सारा कुछ शुरू किया था, जो ज़ियाउल हक से करवाया था नेटो के लिए, सेम ये चाइना के लिए करवाना चाहते हैं। और ये इसको मामूली गेम ना समझे, इसको पॉलिटिकल सेंट्रिक ना समझे, इसको मोदी सेंट्रिक ना समझे। अब अमेरिका अपनी तीसरी हालत के अंदर मार खाने के लिए तैयारी कर रहा है, जो कि बहुत बुरा होगा। कि आपका क्या ख्याल है कि $100 बिलियन के ऊपर पानी पानी फेलेंगे? नहीं फरमाया आपने। मैडम ये बताइएगा कि आखिर फ्यूचर जो है इन दो अहम ममालिक का बरसगीर के अंदर उनके ताल्लुकात का कैसे देखती हैं आप? अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहें, पैटर्न हमारे सामने वाज़ेह है, इस पैटर्न के होते हुए क्या फ्यूचर होगा दोनों ममालिक और दोनों ममालिक के लोगों के दरमियान ताल्लुकात? देखिए, यू आर अ प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, we do not make predictions. We do not make predictions because there are many variable factors which are difficult to predict. आगे आपके क्या पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, क्या हालात होते हैं, वहाँ पे जो सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट होती है, खुदा न खास्ता अगर फॉरेन फोर्सेस आती हैं, आपकी बल्कनाइजेशन होती है, there's so many scenarios, Dr. Saab, that it is difficult to state anything at this moment. But I think and I pray and I hope कि good sense will prevail और भारत इसको for whatever reasons ये कर रहा है, इसको de-escalate खुद ही कर ले। कुछ तो अल्लाह ताला उनसे करा रहा है कि अपनी जहाज वहीं पे ही गिर रहे हैं, थैंक गॉड कि हमारी टेरिटरी में नहीं गिरे, और उनके खुद ही जो है बम्स उधर ही उनके सिविलियन पे फट रहे हैं, जो कि अफसोस की बात है, मासूम जाने जाए, अफसोस की बात है। वी जस्ट होप कि गुड सेंस विल प्रिवेल और ये बात ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, लेकिन फ्यूचर अभी टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। गेम्स और प्लान्स तो बहुत से हैं, डिफरेंट कॉर्नर्स में, लेकिन ऑन द ग्राउंड क्या होता है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हम पे खुद आयद होती है कि हम अपने मुल्क का मुस्तकबिल कैसे तराशते हैं, हम अपने अवाम को किस तरह से, जिस तरह चीन की मिसाल दी जाती है कि गुर्बत, उन्होंने इतना बड़ा मुल्क, उसमें गुर्बत का खात्मा किया, क्या हम अपने जो हैव नॉट्स हैं उनके लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। बहुत से फैक्टर्स हैं डॉक्टर साहब, टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम दैट। जी डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, क्या फ्यूचर देखते हैं दोनों ममालिक के दरमियान में ताल्लुकात का? लास्ट 2 मिनट्स है सर। पाकिस्तान तो जो है वो अपने मसाइल को इंटरनली देख रहा है और वो उनको ठीक करेगा, और ऑफ कोर्स ये जो है हमने स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन, ऑफ कोर्स पानी के ऊपर जब मामला बनेगा तो हमें रेजिस्ट करना है और रिटेलिएट करना है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट करना है। इसके अलावा हमारे अपने मामला जो हैं वो उनको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। अभी एक बहुत शानदार गुफ्तगू की, मेरे सामने ये सिर्फ एक किताब है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज द लिविंग नो वन बिहाइंड, ये है द चाइनीज स्टोरी फॉर पॉवर्टी एलिविएशन। अब इसके अंदर जो है वो N+1 एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर इन्होंने टारगेटेड जो पॉवर्टी को खत्म करने के लिए जो स्ट्रेटजीज दी थी। हमें इन चीजों पर सोचना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहरहाल इंडिया इस चीज पर नहीं सोच रहा। इंडिया के पास गुर्बत देखे ना कितनी ज्यादा है, मैं कई दफा बता चुका हूँ, माल न्यूट्रिशन है, बाकी मामला है, वो इन चीजों पे सोचे। लेकिन बहरहाल अगर वो फिर से दोबारा से एक आलाकार बनना चाहता है, उस यानी उजड़ी हुई सुपर ताकत का जो अब खत्म हो रही है, डिटोरिएट हो रही है और बल्कि डूब चुकी है। जिस दिन ट्रंप ने कदम फरमाया था उस दिन उनकी नैया डूब गई थी।
अब डूबी हुई नैया के साथ वो चलेगा। और उसके बाद अगर आप जेडी वेंस की शक्ल देखें और इसके बाद अगर जेडी वेंस नहीं आना है तो आप समझे कि और तबाही शुरू हो गई। तो पाकिस्तान अमेरिका का अब कुछ नहीं होने लगा। जेडी वेंस की शक्ल देखते ही मैं आपको बता दूं कुछ फेशियल एक्सप्रेशन भी होते हैं जो मैडम नहीं कर सकती बात। अब पॉइंट ये है कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बात आपकी तरफ कर रहा हूं। पाकिस्तान को नुकसान के बजाय फायदा हो जाना है और इंडिया का बहुत नुकसान है। इस जंग में पाकिस्तान के पास तो है ही कुछ नहीं। वी हैव नथिंग टू लूज, सो दे हैव एवरीथिंग टू लूज। सही कहा आपने। आखिर में नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। आखिरी सवाल बड़ा अहम था इस डिबेट का, फ्यूचर हमारा क्या है। मैं समझता हूं कि इस खित्ते के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं उनको उठ खड़ा होना होगा, नहीं तो मोदी साहब उसी रास्ते पर हैं जिस पर हिटलर था। इसी तरह ने दुनिया ने अगर इनको अपीस करते रहना है तो फिर ये इंडिया को ले डूबेंगे। कोई भी इस भारत को नहीं बचा सकता। यहाँ खित्ते में मजीद गुर्बत और प्रॉब्लम्स होंगे। हम सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।